हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएस की पाठशाला। जी हाँ साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट यानी कि विलयन को पढ़ रहे हैं मेरे भाई। और आज का जो टॉपिक है वो है, टॉपिक का नाम है परासरण दाब। ठीक है ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मेरे भाई। ठीक, तो इसलिए अच्छे से हर एक चीज को समझने की कोशिश करना ध्यान से। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 11, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को 10 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक, और आने वाले 2 लेक्चर में ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर उन लेक्चर्स को देखिए और अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को सीखने की, रटने की नहीं मेरे भाई, सीखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हर चैप्टर, हर एक टॉपिक को मैंने बहुत बेहतर तरीके से कवर किया है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। ठीक, और अगर आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो मैंने बता दिया ना कि अब कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये बिल्कुल सच बात है कि अब आपको कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके आराम से अपने ही फोन पर सुकून से पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि हर एक चीज को अच्छी तरीके से मैंने कवर किया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। ठीक है ना, तो हमने सब क्या पढ़ना है, परासरण दाब पढ़ना है। ठीक है ना, यही तो हमने बताया भी आपको, क्या पढ़ना है हम लोगों को, परासरण दाब पढ़ना है। ठीक है ना, परासरण दाब। ठीक, अब परासरण दाब की बात अगर हम करें आपसे, ठीक, तो परासरण दाब तो ठीक है जो भी है। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है परासरण, इसका क्या मतलब होता है। ठीक, तो हर एक छोटी से छोटी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब को। पहले जो हमारा काम है वो क्या है कि हम लोग सीखेंगे परासरण को। ठीक, कि परासरण क्या होता है। ठीक है ना, तो परासरण की अगर हम आपसे बात करें, परासरण, ठीक, तो परासरण किसे कहते हैं ये बात आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक, तभी आप परासरण दाब को समझ पाएंगे। अच्छा, परासरण से भी पहले तो यार कुछ तो पढ़ा दो ना, है तो बेसिक से सीखते हैं ना हर एक चीज को ना, ताकि सारी चीज चेन से बनती हुई चली जाए और समझ में आती चली जाए। तो परासरण से पहले आपको एक झिल्ली का नाम पढ़ना पड़ेगा। झिल्ली का नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, वैसे झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं, पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, बट हमें पता है ना जिस चीज का हमें जरूरत है हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे, हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, समय बहुत कीमती होता है। इसलिए ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, उन चीजों को पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हमें पढ़ना है क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या, किसको बोला जाता है, तो कुछ नहीं है, छोटी सी बात याद रख लीजिए आप कि अर्धपारगम झिल्ली जो होती है वो एक चाय छन्नी की तरीके से होती है। आप लोगों ने देखा होगा जिससे घरों में चाय छानी जाती है ना, उस चाय छन्नी की तरीके से होती है, या आटा चालने वाली छलनी। ठीक है, अपने मम्मी से पूछना, दीदी से पूछना, वो आपको अच्छी तरीके से ये बात बता पाएंगे। क्योंकि हमें पता है आप इतने मक्कार हो, खासकर लड़कियां सब, कि उन्होंने कभी ना तो चाय छानी बनाई होगी ना तो ये चलनी का यूज किया होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि अपनी दीदी से, मम्मी से पूछना, वो अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक, अब अर्धपारगम्य झिल्ली की मैं अगर आपसे बात करूं, जरा मेरी बात समझना ध्यान से। ठीक है, तो इसका क्या काम है, तो पहले एक चीज ये समझ लो ध्यान से क्या, कि अगर हम झिल्ली के बारे में थोड़ी सी कहानी बताएं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमने बहुत पहले आपको ये चीज सिखाई थी क्या, कि विलय के बारे में बताया था और विलायक के बारे में। ठीक, मैंने कहा था ना कि पूरा चैप्टर ही इन 2 बातों के इर्द गिर्द घूमता है मेरे भाई। ठीक, अगर ये दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर है तो बड़ी समस्या नहीं होने वाली आपको। ठीक, तो जरा समझते हैं पहले विलय किसे कहते हैं। तो हमने आपको उस टाइम भी बताया था ना कि विलय जो होता है, जिस जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। ठीक, अब ऐसी ही थोड़ी बात समझ लो किसमें, चाय छन्नी को लेकर के। ठीक, आप चाय छानते हैं, बात को समझना, आप क्या करते हैं, चाय छानते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, इस चीज को भी समझ लो, पहले इसको साइड में कर देते हैं, इसकी बाद में बातचीत करेंगे। पहले हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, चाय छन्नी के बारे में। ठीक, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब आप चाय छन्नी से क्या करते हो, चाय को छानते हो, तो क्या ऐसा महसूस होता है, जरा सोच करके देखो, क्या आपको दिखाई देता है, उन बातों को सोचो जरा ध्यान से। ठीक, डिटेल में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई समस्या की बात है नहीं फिलहाल। ठीक, तो जब आप चाय छन्नी से छानते हो तो आपको पता होता है कि चाय छन्नी में ऊपर क्या क्या रह जाता है, सोचो जरा ध्यान से। ठीक, तो ऊपर जो रह जाता है वो क्या होता है, अदरक होता है। ठीक, या अगर इलायची डाली है तो इलायची होती है, और क्या होती है, चाय पत्ती होती है। ठीक, यही तो सारी चीजें चाय छन्नी में ऊपर रह जाती है, और बाकी सब कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक, तो जो ऊपर रह गया वही तो कम मात्रा में होता है, जो ज्यादा होता है वो नीचे होता है। बात को समझो ध्यान से। ठीक, तो बस इतना समझ लो ध्यान से कि आपने एक चीज देखी, जो ज्यादा था वो छन के नीचे चला गया, और जो कम था वो रुक गया। ठीक, अब रुक गया, जो रुक गया वो क्या हो गया, विलय, और जो चला गया वो क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक, ऐसी अगर मैं आपसे बात करूं इसकी चलनी की, ठीक है, तो चलनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो चलनी होती है ना, इसमें भी आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया होगा कि चलनी जो होती है
जब आटा चालो तो आटा चालने में आपको पता होता है कि जो आटा होता है ना वो क्या होता है, सारा का सारा नीचे चला जाता है, ठीक, और ऊपर कम मात्रा में जो है ना वो भूसी रह जाती है, ठीक। अब जो कम मात्रा वाला है वो क्या है, विलेय है, और जो ज्यादा मात्रा वाला है वो क्या है, विलायक है। तो ज्यादा था वो निकल गया, जो कम है वो रुक गया, ठीक। तो मोटी मोटी एक बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? सोचो, अपना दिमाग यूज करो तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि जो रुक रहा है वो क्या है, विलेय, और जो पार कर पा रहा है वो क्या है, विलायक। मतलब साफ कहानी है कि विलायक के कणों को जो पार हो जाने दे वो क्या कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक, बहुत छोटी सी बात है मेरे भाई, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या कि ऐसी झिल्ली, मैं लिख दूं यहां पर, क्या लिख दूं कि ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को पार हो जाने दे, जो विलायक के कणों को ठीक, ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को पार कर देती है या पार करा देती है, ठीक, पार कर देती है, ऐसे समझ लो ध्यान से ना। ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण, जिसमें से होकर विलायक के कण पार हो जाते हैं, ठीक है ना, उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली। बस यही छोटी सी कहानी आपको सीखनी थी। अब ये चीज तो तय हो गई ना कि अर्धपारगम झिल्ली का काम क्या है, ठीक। तो अगर मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊं तो मैं ऐसे कह दूं, जरा मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ये, ठीक, ऐसे थोड़े से कणों का आकार थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक, इतने बड़े बड़े आकार के हो गए। और कुछ कणों का आकार मैंने बहुत छोटा कर दिया, इतना कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक। तो अब आपको एक बात तय हो जानी चाहिए ना, समझ में आना चाहिए कि ये जो आपको कण दिखाई दे रहे हैं ये कण किसके हो जाएंगे, विलेय के कण हो जाएंगे, ठीक है। इनके कणों का आकार क्या है, बड़ा है। और ये जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये कण किसके हो जाएंगे, विलायक के हो जाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं ना, याद कर लो, थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, ठीक। तो अब जो छोटे हैं वही तो पार हो पाएंगे, जो बड़े हैं वो रुक जाएंगे, सीधी बात है। तो अर्धपारगम झिल्ली मेरे ख्याल से पल्ले आपको पड़ जानी चाहिए, ठीक। और अर्धपारगम झिल्ली जो है ना वो क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ विलायक के कणों को क्या होने दे, पार होने दे, वो क्या कहलाएगी, अर्धपारगम झिल्ली कहलाएगी, ठीक। जिसमें से विलेय के कण बिल्कुल भी पार ना हो पाए वो झिल्ली क्या कहलाएगी, हमारी अर्धपारगम झिल्ली कहलाएगी, ठीक। तो केवल क्या बोलेंगे, विलायक के कण, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, ऐसे समझ लो ना, पॉइंट बना बना करके लिख लो कि विलायक के कण पार हो पाए, पार हो पाए, ठीक। तो वो जो झिल्ली है वो क्या कहलाएगी, अर्धपारगम झिल्ली कहलाएगी, ठीक। एग्जांपल याद कर लो कि अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण कौन करता है। तो मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं आपको, कॉपर फेरोसाइनाइड, याद रख लेना है। क्या बात रखोगे, कॉपर फेरोसाइनाइड, यानी जो कॉपर फेरोसाइनाइड होता है वो अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण करता है, ठीक। तो ये याद रख लेना, कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो एक अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण कर लेता है साथियों, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब अगली कहानी को सीखो। अब झिल्ली तो ये पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ गई, कौन सी झिल्ली पल्ले पड़ गई कि अर्धपारगम झिल्ली के बारे में कहानी पल्ले पड़ गई, ठीक। अच्छा, इतना सब कुछ अगर सीख गए हो तो फिर मेरे ख्याल से अब आपको पराशरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक। अब जरा देखिए ध्यान से कि मैंने एक फिगर बनाया है, ठीक है ना। इस चीज को देखो जरा ध्यान से, ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसको समझो पहले मन से, इस चीज को मन से समझ लो जरा ध्यान से, ठीक है, कि ये है क्या। इसी से आपको पराशरण की क्रिया बिल्कुल अच्छी तरीके से पल्ले पड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। जरा देखिए ध्यान से, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से कि ये चीजें हैं क्या, ठीक। अब केवल क्या करना है, एक एक बीकर के ऊपर काम करना है, दोनों बीकर को एक साथ मत देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस बीकर को देखिए, केवल इस वाले बीकर को, ठीक। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये है भी यहाँ पर, मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक। ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि है भी यहाँ पर, केवल इस पे ध्यान देना, ठीक। ये अच्छा, ये देखो लिखा हुआ है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसका मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, बशर्ते आप बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो ये तो हो गई अर्धपारगम्य झिल्ली, कौन, जो आपको ये रेड कलर से दिखाई दे रही है ना, इसी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, ठीक। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपसे बोला क्या कि यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, एक सेकंड रुक जाइए, रेड कलर ले लेते क्या, चलो देखते हैं, ठीक। अब ये जो है ना, इसको आपको नाम दे देना है, ये विलयन हमारा ए है और ये विलयन हमारा क्या है, बी है, ठीक है। बात समझना, ये विलयन ए हो गया और ये विलयन क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। अब इसके बाद में जो कहानी है वो क्या है, जरा समझना। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे
कि आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक, इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ही हम लोग बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय, ठीक। और जो ये बाकी भरा दिखा रहा ना ये द्रव के जैसा, ये हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक। तो अब अगर हम आपसे कह दें कि जरा मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ए विलयन और बी विलयन में सांद्रता ज्यादा किसकी है, किसकी सांद्रता ज्यादा है, ये बात बताओ हमको जरा ध्यान से, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे कि सांद्रता इसमें ज्यादा किसकी होगी? जिसमें विलेय के कण ज्यादा होते हैं। सांद्रता का मतलब समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे छोटी सी बात आपको समझा दूं। सांद्रता, तो सांद्रता का मतलब होता है साथियों क्या, कि कौन चीज ज्यादा गाढ़ी है। तो ये बात आप चाशनी समझ सकते हो कि एक माले में मान लो हमने कहा 1 लीटर में 50 ग्राम चीनी घुली है और 1 लीटर में 500 ग्राम चीनी घुली है, ठीक। तो कौन ज्यादा गाढ़ा होगा? जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, और चीनी ही तो विलेय होता है हमारा, ठीक। तो बस इतनी ही बात आपको समझनी है। यही चीज के हिसाब से आप यहाँ पर हमको ये बताइए कि विलयन ए ज्यादा गाढ़ा होगा या विलयन बी ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे और बता पाएंगे कि विलयन ए जो है ये कम गाढ़ा है, और जो कम गाढ़ा होता है उसकी जो सांद्रता होती है वो कैसी होती है? निम्न। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? निम्न सांद्रता, ठीक है ना। ये बात तय हो गई। क्या बोलेंगे? निम्न सांद्रता बोल देंगे, ठीक। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा क्या, कि जो विलयन ए है उसकी सांद्रता कैसी है? निम्न है। क्यों निम्न है? क्योंकि यहाँ पर विलेय के कण कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, उसके बाद आपको क्या देखना, इस वाले विलयन को देखो, विलयन नंबर बी को। तो विलयन नंबर बी में देखो विलायक तो देखो लगभग लगभग सेम है। देखो ध्यान से, यहाँ पर विलायक दोनों का लगभग लगभग क्या है? सेम है, बट विलेय दोनों में कम ज्यादा है। जो कम ज्यादा वही कहानी बदलेगी, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इस वाले विलयन की जो सांद्रता होगी वो कैसी हो जाएगी? उच्च सांद्रता हो जाएगी, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई कि उच्च सांद्रता और उधर क्या दिख गया? निम्न सांद्रता, ठीक। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में, ठीक। कि अब इस झिल्ली का क्या काम है? अब कुछ नहीं, जैसे ही आप इस कंडीशन में आप इन चीजों को छोड़ दोगे तो आप पाओगे क्या, कि आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी क्या, कि यहां से जो, अब देखो अर्धपारगम्य झिल्ली का सिर्फ काम क्या होता है कि विलायक के कणों को पार होने दे। किसके कणों को? विलायक के कणों को पार होने दे, ठीक। तो अब यहाँ पर इस वाले विलयन में यहाँ पर जो है ना, अब परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। समझना क्या, परासरण की जो क्रिया है अब इसमें ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, ठीक। हाँ, ये बात ध्यान रखना, परासरण की जो क्रिया है वो अब ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? जरा समझना कि, और तब तक चलेगी जब तक कि दोनों के दोनों विलयन की सांद्रता एक समान ना हो जाए, ठीक। तो फिर से मैंने कहा ना, इसका नाम क्या है? ए है, और इसका नाम क्या है? बी है, ठीक। अब जरा ध्यान देना, इस ए से आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक। मॉलिक्यूल देखो कितने थे? 1 2 3 4 5 और 6 7। यहाँ पर भी देखो टोटल कितने? 7 ही दिख रहे हैं। बट यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसमें विलायक की जो संख्या है वो क्या हो गई? कम हो गई। पहले विलायक देखो ध्यान से, यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, इतना दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ तक भरा हुआ था। बट अब देखो विलायक कितना बचा? यहाँ पर बचा हुआ। ये कम क्यों हो गया? क्योंकि इसमें परासरण की क्रिया हुई। अब परासरण की क्रिया का काम ही यही था कि किसको भगाना है? विलायक के कणों को निकाल देना, ठीक। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि जैसी परासरण की क्रिया शुरू हुई वैसे ही ए से बी की ओर, कहां से? ए से बी की ओर विलायक के कण ऑटोमेटिक क्या करने लगे? गति करने लगे। साथियों ध्यान से समझना, विलायक के जो कण हैं वो ए से बी की ओर ऑटोमेटिक गति करने लगे, और ये तब तक गति करते रहे जब तक कि पूरे के पूरे यानी ए और बी दोनों के दोनों विलयन की सांद्रता एक समान नहीं हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक। क्या कि यहां से पानी निकलना शुरू हुआ और पानी निकल निकल करके कहां की तरफ जाता रहा? बी की तरफ जाता रहा। ए से बी की तरफ पानी लगातार निकल करके जाता रहा, ठीक। और यहाँ पर बढ़ता रहा। अब जब तक यहाँ, अब जब जितना यहाँ पर आपको दिख रहा ना, जितनी सांद्रता यहाँ पर होगी सेम उतनी ही सांद्रता क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। मतलब आप अगर इस चीज को समझना चाहें कि जब परासरण की क्रिया होती है और वो तब तक चलती है जब तक ए की जो सांद्रता है वो बराबर नहीं हो जाती है किसकी? बी की सांद्रता के, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो यहां से बी की सांद्रता के बराबर जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहेगा साथियों, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में बिठा लो। मेरे ख्याल से चीजें पल्ले पड़ गई होंगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो अर्धपारगम झिल्ली का काम क्या था? कि विलायक के कणों को बाहर निकालना, ठीक। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक काम करो जरा और मुझे परासरण की जो क्रिया है उसका जो है ना पूरी की पूरी परिभाषा बता दो लिख करके, ठीक है। परासरण की क्या बता दो? परिभाषा बता दो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है ना बातचीत करेंगे परासरण की परिभाषा को लेकर के, ठीक। अभी तक इतना सीखा, ये क्या सीखा वो जो भी है ना ध्यान देना, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर परासरण, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए परासरण, ठीक। यानी कि परासरण कहाँ किसे जाता है, ठीक। तो परासरण हम लोग बोलेंगे क्या
कि परासरण वह क्रिया है, क्या बोलोगे, परासरण वह क्रिया है, वह क्रिया है जिसमें, परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कणों का, ध्यान रखना, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का, ठीक, परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ऐसे रखना, विलायक के कणों का, ठीक है। अब इसकी सांद्रता कैसी थी, निम्न सांद्रता थी, और ये गया कहां की तरफ, उच्च सांद्रता की तरफ, ठीक। तो क्या बोलोगे, विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता वाले विलयन से, निम्न सांद्रता वाले विलयन से, विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह, ठीक है, परासरण कहलाता है, प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है, ठीक, या प्राकृतिक प्रवाह होता है, ऐसे लिख लो, ठीक है ना, प्राकृतिक प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, ठीक, परासरण की क्रिया कहलाती है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक। क्या बोला हमने कि वह क्रिया जिसमें विलायक के कणों का निम्न सांद्रता, इसकी सांद्रता कैसी थी, निम्न, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, देखो ध्यान से, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य, ध्यान रखना, ये देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ, ठीक, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह होता है, ठीक। बस इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, परासरण की क्रिया बोलते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से आपको परासरण की क्रिया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, ठीक। अब जैसे किशमिश होती है ना, वो फूलती है, अब किशमिश का फूलना ये क्या होता है, एक परासरण की क्रिया का उदाहरण है, ठीक। अब मैं इसको डिटेल में यहाँ पर नहीं समझा सकता हूँ ना, कैसे किशमिश फूलती है, एक इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये किशमिश का फूलना, ठीक है, लेकिन समय की समस्या, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करेंगे। तो परासरण चीज आपको पढ़ने पड़ गई कि नहीं पड़ गई, ये बात ध्यान रखो, अगर पड़ गई तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ले लिया तो अब क्या काम करना है आपको, ठीक है, इसको हम क्लियर ऑल करे दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमें इसी चित्र की दोबारा फिर से जरूरत पड़ेगी, ठीक। अभी हमें इस चित्र की दोबारा फिर से जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चित्र को वापस से बनाए रखेंगे पास में ही अपने, ठीक है। चलो अभी देखते हैं ध्यान से, और फिर से दोबारा इस चित्र के ऊपर काम करेंगे, ठीक, ये फिर से आपको समझना पड़ेगा, है ना, तो ध्यान रखना। अभी हमने आपको बताया कि ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना, इस झिल्ली का नाम क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक। ये जो दिख रही ना रेड कलर की, वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब हमने क्या बोला, अभी परासरण की क्रिया आपको पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ गई, ठीक। अब परासरण की क्रिया को हमें क्या करना है, रोकना है, परासरण की क्रिया को अब हमें क्या करना है, रोकना है, और परासरण की क्रिया को अगर आपने रोक दिया तो वहीं से बन जाती है कहानी किसकी, परासरण दाब की, ठीक। ये बात भी आप अच्छी तरीके से समझ लो ध्यान से, अगर आपने परासरण की क्रिया को रोक दिया, अब कैसे रोकेंगे उस चीज को समझो पहले ध्यान से, ठीक। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, देखना, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास में एक क्या था, ये वाला विलयन का नाम क्या था, ए, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा रेड कर लेते हैं, इस वाले विलयन का क्या नाम था, बी था, ठीक। ऐसे हमारे पास में दो विलयन थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, ठीक। इस वाले की सांद्रता कैसी थी, निम्न, और इस वाले की सांद्रता कैसी थी, उच्च थी, ठीक। अभी तक आपने जैसे इसको ऐसे नॉर्मल छोड़ दिया तो इसमें परासरण की क्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, और ऑटोमेटिक जैसे शुरू हो जाएगी तो जरा खुद से सोच करके देखो कि यहाँ से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण चले गए, परासरण क्रिया कंप्लीट हो गई, लेकिन हमें इस क्रिया को रोकना है, क्या करना है, रोकना है।
तो जब परासरण की क्रिया को, आप सबको पता अच्छी तरीके से कि जो विलायक के कण हैं वो यहाँ से यहाँ की तरफ गति करेंगे कि नहीं करेंगे, जरा सोच करके देखो। ठीक, अब इधर की तरफ गति कर रहे थे तभी तो उधर की तरफ विलायक चला गया, देखो इधर कुछ भी नहीं बचा विलायक, है ना। लेकिन अगर हम कह दें कि हमें यही क्रिया को रोकना है, क्या करना है, रोकना है, तो रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात मेरी सुनो ध्यान से, ठीक, रोकने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक पिस्टन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक पिस्टन लगा दीजिए, ठीक, और एक जैसे ही आपने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया और पिस्टन लगाने के बाद इस पे आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करिए, क्या अप्लाई करिए, प्रेशर अप्लाई करिए, ठीक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे, ठीक है, सुनते जाना ध्यान से, जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर दाब डालेंगे, ठीक, तो जब आप इसके ऊपर दाब डालेंगे तो दाब डालते ही आपको एक चीज समझ में आएगी, जरा सोचो कि जो विलायक के कण इधर से यानी ए से कहां की तरफ जा रहे थे, बी की तरफ जा रहे थे, अब वो कण जो है वो जाना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक, यानी कि अब विलायक के कण आसानी से उधर की तरफ नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दाब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दाब, ठीक। ये परासरण की क्रिया बिना दाब के ही हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने बी नंबर वाले विलयन पर थोड़ा सा दाब डाला तो जो ए से बी की तरफ विलायक के कण जा रहे थे, अब वो कण जाना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक। अब अगर वो कण जाना बंद हो गए तो क्या लगता है कि परासरण की क्रिया हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, ठीक, नहीं हो पाएगी। तो यहीं से कहानी शुरू होती है परासरण दाब की, ठीक। जरा सुनना ध्यान से, इसको मैं ऐसे ही बना रहने देता हूँ, ये चीज आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए, ठीक। अब मैंने कहा आपसे कि डेफिनेशन बना लो, जरा किसकी हेडिंग बना लो, परासरण दाब की, ठीक है ना, परासरण दाब, क्लियर। अब परासरण दाब अगर हमने कहा तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखी जाएगी, जरा सोचना ध्यान से। तो परासरण दाब की परिभाषा में हम आपको बताते हैं, जरा सुनना ध्यान से, क्या बोलोगे कि परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब, विलयन पर डाला गया दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब, विलयन पर डाला गया दाब, ठीक है ना, डाला गया दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखते जाना साथ में, नोट्स बनाने जाना साथ में, ठीक है, कहलाता है, ठीक। अब एक छोटी सी लाइन और लिख लो, क्या कि इसे, ठीक है ना, पाई से प्रदर्शित करते हैं, परासरण दाब को किससे लिखते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये और एक छोटी सी लाइन लिख देना कि इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, हमने क्या बोला, परासरण की क्रिया को रोक दो। अब रोकेगी कैसे परासरण की क्रिया, तो आपको विलयन पर क्या करना पड़ेगा, दाब डालना पड़ेगा, ठीक। तो बस इतना ही तो बताना है क्या कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब, कौन से विलयन पर, बी नंबर वाले, ठीक। तो विलयन पर डाला गया दाब परासरण दाब कहलाता है, और इसे हम लोग लिखते किससे हैं, पाई से लिख देते हैं, ठीक। इतनी सी बात है, आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत करते हैं हम लोग, ले लिया ना स्क्रीनशॉट साथियों, ठीक। फटाफट अब आगे की बातचीत करते हैं हम लोग, क्या, जरा ध्यान देना, ठीक। अभी आप लोगों ने परासरण दाब सीख लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, जो न्यूमेरिकल की कहानी शुरू होती है, ठीक। आपको याद रखना है परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम, ठीक। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि परासरण दाब के नियम क्या है, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल की कहानी यहीं से शुरू होगी। ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, तो पहले इसको समझ लो कि परासरण दाब के नियम होते क्या क्या है। तो आपको दो नियम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे किसके, बॉयल वांट हाफ, बॉयल वांट हाफ नियम, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा और कौन सा होगा, तो आपको इसी में याद रख लेना है, तो चार्ल्स वांट हाफ नियम, ठीक है ना, चार्ल्स वांट हाफ नियम, ऐसे दो नियम आपको याद रखने हैं, ठीक। अब इन दोनों नियम को पढ़ने के लिए आपको कुछ बातें और याद रखनी पड़ेंगी, जरा ध्यान से समझना कि बॉयल वांट हाफ का नियम क्या या चार्ल्स वांट हाफ का नियम क्या होगा, ठीक। छोटी छोटी कहानी समझना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि एक ही जैसे हैं दोनों, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि करें तो करें क्या, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए आप एक बात ध्यान दीजिए, तो मैंने एक वर्ड लिख दिया कि आप बॉयल,
वैसे बॉयल का मतलब क्या होता है, उबालना। देखो ये मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ ना, इस पे काम किया करो, ध्यान दिया करो ना, यही है जो आपको सिखा सकता है सारी चीजों को। छोटी छोटी बातें जो होती है ना, बहुत कुछ सिखा के जाती है। अब उबालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, ताप की। बात पढ़ने पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी, मुझे बताना था कि अगर ये बात आपको याद रख सकते हो तो कोई समस्या नहीं, ठीक। तो जो बॉयल है, बॉयल का हमने इंग्लिश में लिख दिया, वैसे ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, बट आप याद रखना थोड़ी देर के लिए, बॉयल का मतलब क्या होता है, उबालना। उबलता किस चीज को लेकर के, ताप को लेकर के, ठीक। तो बस याद रखना कि जब ये वाला नियम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर क्या कर देना है, स्थिर ताप कर देना। क्या कर देना है, स्थिर ताप कर देना, ठीक। तो अगर पहले वाले में ताप स्थिर है, इसका साफ मतलब है कि दूसरे वाले में आप याद रख लेंगे कि हमें क्या करना है, स्थिर सांद्रता कर देनी है। बस इतनी दो बातें थी। अगर ये दो बातें हो गई, ये डाउट क्लियर कर देंगी तुम्हारा, कि जो डाउट होगा थोड़ा बहुत मन में ना कि यार किसमें कौन चीज को स्थिर रखे ना, तो वो समस्या यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक। फिलहाल हम लोग अभी पहला नियम समझते हैं। तो बॉयल वाट आपका नियम है, आप क्या बोलेंगे कि स्थिर ताप पर, समझना। 5 मिनट हो, रुक जाओ बस, ये दो नियम पढ़ावे के, न्यूमेरिकल बन जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे केवल इतना खराब, ठीक है ना। तो स्थिर ताप पर क्या बोलते हैं, स्थिर ताप पर, ठीक। तो स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन, किसी तनु विलयन का, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, तनु विलयन का परासरण दाब विलयन की मोलर, विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती परासरण दाब, ठीक है ना, विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये तो हो गया पहला नियम। अब इस नियम की कहानी समझ लो। तो क्या करा, जो परासरण दाब है, ठीक है ना, जो क्या है, परासरण दाब है, वो परासरण दाब है वो किसके समानुपाती है, तो आपको भी बता दिया गया कि परासरण दाब यानी जो पाई है वो समानुपाती है किसके, मोलर सांद्रता के। अब मोलर सांद्रता का मतलब यहाँ पर है मोलरता से, बट मोलरता को हम लोग वहां पर जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो मोलरता को हम लोग किससे लिखते थे, जरा सोचो। तो वहां से मोलरता को कैपिटल एम से लिखा जाता था, ठीक। बट यहाँ पे किससे लिख देना है, सी से लिख देना है, ठीक। अब मोलरता का फॉर्मूला जो हमने सिखाया था वो याद करो। तो मोलरता का होता था मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, n अपॉन v, ठीक है। अब v क्या होता है, आयतन, और n क्या होता है, तो मोलों की संख्या, ठीक। ये बहुत पहले मैंने सिखा दिया था ना, तो ये सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे सब चीजों को, ठीक। अब जो दूसरा काम है वो क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया ना, पाई समानुपाती जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, सी के हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या मान लो, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। अब इसके बाद में यही पे लिख दो फटाफट दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या बोलोगे, तो यहाँ पर किसको स्थिर रखना है, सांद्रता को। तो बन जाएगा क्या कि स्थिर सांद्रता, स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, किसी तनु विलयन का, किसी तनु विलयन का परासरण दाब, तनु विलयन का परासरण दाब, ठीक। अब किसके समानुपाती कर देना, ताप के समानुपाती कर देना, बस जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। अगर ये दो बातें क्लियर है, मतलब दोनों नियम क्लियर है, ठीक। तो परासरण दाब विलयन के परम ताप के, विलयन के परम ताप के, विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है ना। विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। ये चीज क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक। अब अगर है समानुपाती तो बना लो फटाफट। तो पाई जो है ना, अब वो समानुपाती किसके हो जाएगा, टी के, ठीक। अब टी की हो गया तो इसको मान लो समीकरण नंबर सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इनको अच्छी तरीके से याद रखो मेरे भाई। अच्छी तरीके से याद रखोगे तो सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप सभी को सब कुछ, ठीक। अब ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे क्या कि परासरण दाब के लिए सामान्य समीकरण, परासरण दाब के लिए सामान्य समीकरण, ठीक है ना।
परासरण दाब के लिए सामान्य समीकरण। अब सामान्य समीकरण का मतलब क्या हो गया कि न्यूमेरिकल किससे बनेगा ना, वो चीज समझनी पड़ेगी। ठीक, तो कुछ नहीं है, दोनों समीकरण को लिख लो। अब दोनों समीकरण से लिख देना कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से लिखोगे तो जो पाई है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, पहली बार में सी के समानुपाती था, दूसरी बार में किसके हो जाएगा, टी के समानुपाती। देखो जरा ध्यान से, पहली बार सी यानी सांद्रता के और टी यानी के ताप के। अब जब इसको समानुपाती का चिन्ह जब यहाँ से हटाओगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा। अब बराबर का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा आर। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर इंटू में सी और इंटू में टी। ठीक, तो ये बन जाएगा पाई बराबर आर इंटू में सी इंटू में टी। ठीक, अब अगर हम आपसे कह दें यहाँ पर क्या, अच्छा कभी कभी आपको आर की जगह पे एस भी लिखा मिलेगा तो कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक, और सी बराबर आपने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा, क्या होता है, एन अपॉन वी। ये भी ध्यान देखो, सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी। तो वही मान उठा करके रख दो आकर के, तो आप देखेंगे कि पाई बराबर जो निकल कर आएगा तो एन अपॉन वी इंटू में आर और इंटू में टी। ठीक, अब v को ट्रांसफर करके इधर ले आओ। देखो जरा ध्यान से, मैं सारी चीजें समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो जब उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, पाई इंटू वी बराबर एन आर टी। ठीक, पाई इंटू वी बराबर एन आर टी। ठीक, तो ये हो गया परासरण दाब का सामान्य समीकरण। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा, उन चीजों पे भी काम कर लो जरा ध्यान से। ठीक, क्या कि अगर हम आपसे कह दें कि जो n होता है ना, n, ठीक, ये मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा, क्या होता था, WA बटे MA। ये विलय के मोलों की संख्या होती थी। यही मान उठा करके यहाँ पे फिर से रख दो आकर के, तो आप देखेंगे क्या कि पाई इंटू वी बराबर n की जगह पे रख देना WA बटे में क्या हो जाएगा, MA इंटू में, ठीक है, और इंटू में क्या कर देना है R और इंटू में T हो जाएगा। ठीक, एक बार उधर ट्रांसफर करके ले जाओ तो पाई बराबर जब निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, WA इंटू में R और इंटू में T, और बटे में जो आप देखेंगे वो क्या मिलेगा आपको, MA मिलेगा, और इंटू में क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। ठीक, एक ये न्यूमेरिकल और बना लेना, ये इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, ये परासरण दाब का सामान्य समीकरण होगा। ठीक, इससे क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना। अब कुछ और चीजें हैं उसको समझ लो कि अगर यही V जो है वो किसमें आ जाता है आपका, मिलीलीटर में आ जाता है, तो आप ऊपर क्या करा लेना, 1000 से मल्टीप्लाई करा लेना। ठीक, ऊपर यहाँ पे क्या करा देना,